द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का ये हिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 2। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को क्यों आरंभ की? इसकी विशेषताओं का विवेचन कीजिए। आइए इसका आंसर शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों से सबसे प्रमुख सुधार था उसकी बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख वर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़े फिरोज़शाही में किया है। गद्दी पर बैठने के बाद ही अलाउद्दीन की इच्छा संपूर्ण भारत को जीतने की थी। इसके लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी। मोरलैंड ने यह अनुमान लगाया है कि यदि वह सामान्य वेतन पर भी सेना को संगठित करता था तब भी धन मात्र 50 वर्षों में ही समाप्त हो जाता था। अंत उसने सैनिकों के वेतन को कम करने का निश्चय किया, परंतु उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए उसने उनकी आवश्यक वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए। इसे ही उसकी बाजार नियंत्रण नीति कहा गया। इस बाजार नियंत्रण में 4 प्रकार के प्रमुख बाजार थे। अलगा बाजार, अनाज मंडी। इस बाजार में विभिन्न प्रकार के अनाज राज्य द्वारा तय किए गए मूल्यों पर बेचे जाते थे। इस बाजार का प्रमुख सहना मंडी होता था। इस बाजार में वह व्यापारी ही अनाज बेचते थे जो सहना मंडी के दफ्तर में नामांकित रजिस्टर हो। इस बाजार में अनाजों की आपूर्ति सुलभ कराने के लिए अलाउद्दीन ने नकद की बजाय भू राजस्व में अनाज के स्वरूप में कर वसूलना तथा बाजारों को गांवों से इन मंडियों तक अनाज ले लाने के लिए अधिकृत किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय साना एंड मंडी के पद पर मालिक काबुल स्थापित था। सराय अदर कपड़ा बाजार। इस बाजार में विभिन्न प्रकार के कपड़ों के अलावा जड़ी बूटी, घी, तेल आदि वस्तुएं भी बेची जाती थी। इसका प्रमुख राय परवना कहलाता था। इस बाजार में कुछ विशेष प्रकार के वस्त्रों को बेचा जाता था, जैसे तहबीर, तबरेज, कंज, भावड़ी, सुनहरी जारी, खुलजे दिल्ली, सिरहटी, सीरी बख्ता, कमरबंद। इस बाजार में अलाउद्दीन ने मुल्तान के रेशमी कपड़े के व्यापारियों को कम कीमत पर रेशमी वस्त्र बेचने के लिए 20 लाख टन की सब्सिडी प्रदान की थी। घोड़ों, गुलामों तथा पशुओं का बाजार। इस बाजार में अलग अलग किस्म के घोड़े, पशुओं तथा गुलामों की दर तय की गई तथा बिचौलियों को बाजार से हटाने का प्रयास किया गया, क्योंकि इनके कारण वस्तुओं के मूल्यों में काफ़ी उतार चढ़ाव होता था। लेकिन इसमें अलाउद्दीन पूर्णतः सफल नहीं हुआ। सामान्य बाजार। बड़े बाजारों के अतिरिक्त छोटी वस्तुओं के दाम भी निश्चित थे, जैसे मिठाई, सब्जी, टोपी, मोजा, चप्पल, कंघी आदि। क्षेत्र। बाजार नियंत्रण नीति के क्षेत्र को लेकर इतिहासकार में मतभेद है। मोरलैंड के अनुसार यह केवल दिल्ली और उसके आसपास के ही क्षेत्रों में लागू था, जबकि बीवी सक्सेना का मत है कि यह पूरे भारतवर्ष में लागू था। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन ने अपनी बाजार नियंत्रण नीति को संपूर्ण भारत में लागू करने की कोशिश की, परंतु उसे सफलता दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही मिली। अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था को सबल बनाने के लिए निम्नलिखित विभाग एवं अधिकारियों की नियुक्ति की। दीवान रियासत, ये आर्थिक अधीक्षक। सेनाएं मंडी, बाजार अधीक्षक। बरीद और मुनफिहर, गुप्तचर। नजरिया आफतौर का अधिकारी। वरना नवीस पिरामिड का अधिकारी। मिसब सेसर का अधिकारी या आचरण पर नज़र रखने वाला अधिकारी। इन अधिकारियों को कोतवाल
शामिल नहीं था, क्योंकि वह नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। बाजार संबंधित अधिनियम। अलाउद्दीन के बाजार से संबंधित 8 अधिनियम प्रमुख थे। पहला अधिनियम, यह सभी प्रकार के अनाजों का भाव निश्चित करने से संबंधित था। सरकार द्वारा निश्चित प्रमुख अनाजों के प्रतिमान की दरें इस प्रकार थी: गेहूँ 7.5 जीतल प्रतिमन, जो 4 जीतल प्रतिमन, चावल, दालें एवं चना 5 जीतल प्रतिमन, अन्य छोटे अनाज 3 जीतल प्रतिमन। दूसरा अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा मालिक काबुल उलूग खानी को सहना ए मंडी नियुक्त किया गया। तीसरा अधिनियम सरकारी गोदामों को खला एकत्रित करने से संबंधित था। चौथा अधिनियम राज्य के सभी अन्य वाहक सेनाएं मंडी के अधीन कर दिए गए और इन्हें दिल्ली के आसपास बसा दिया गया। पांचवा अधिनियम जमाखोरी से संबंधित था। छठवां अधिनियम प्रशासकीय एवं राजस्व अधिकारियों से कहा जाता था कि वह किसानों द्वारा व्यापारियों को निश्चित मूल्य पर अनाज दिलाएंगे। छठवां अधिनियम ये तो हो गया। सातवां अधिनियम सुल्तान को प्रतिदिन मंडी से संबंधित रिपोर्ट 3 स्वतंत्र सूत्रों से प्राप्त होती थी: सेनाएं मंडी, वरीद और मुनेहियन। आठवां अधिनियम अकाल के समय अनाजों की राशनिंग से संबंधित था। सराय दल के लिए भी 5 नियम बनाए गए थे, जो निम्नलिखित है। प्रथम नियम, सहाय दल की स्थापना दिल्ली में बधू गेट के पास। दूसरा अधिनियम, इस अधिनियम से बनी कुछ वस्तुओं के मूल्यों की सूची देता है। रेशमी कपड़ा 2 टका से लेकर 16 टका तक, सूती कपड़ा 6 जीतल से लेकर 24 जीतल तक, 1 सेर देसी घी 1 जीतल में और नमक जीतल में 4 सेर। तीसरा अधिनियम व्यापारियों के पंजीकरण से संबंधित था। सुल्तान के साम्राज्य के सभी व्यापारियों को आदेश दिए गए वे दीवाने रियासत अथवा वाणिज्य मंत्रालय में अपना पंजीकरण कराए। चौथा अधिनियम सुल्तानी व्यापारियों से संबंधित था। मुल्तानी मिट्टी कपड़े के व्यापार में संबंधित थे। इन्हें सराय दल को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया। पांचवा अधिनियम परवन्ना नवीस अथवा परमिट देने वाले अधिकारी की नियुक्ति की गई। घोड़ों, दासों व मेवासियों का व्यापार, इन तीनों बाजारों पर सामान्य 4 नियम लागू थे। किस्म के आधार पर मूल्य निर्धारण, व्यापारियों एवं पूंजीपतियों के बहिष्कार। व्यापारियों एवं पूंजीपतियों के बहिष्कार, दलों पर कठोर नियंत्रण, सुल्तान द्वारा वारंट निरीक्षण। सेना के लिए घोड़ों की 3 श्रेणियाँ थी। सबसे अच्छे किस्म का घोड़ा 8 से 40 टके के बीच में मिलता था। मध्यम किस्म का घोड़ा 80 से 90 टके के बीच में मिलता था और तृतीय श्रेणी का घोड़ा 65 से 70 टके के बीच में 20। सामान्य घोड़ा 12 से 20 टके के बीच ही। दासों के दाम उनकी गुणवत्ता पर निर्भर थे। अच्छे किस्म के दास 20-30 टके के बीच मिलते थे, जबकि दासियों के 20-40 टके के बीच। सामान्य दास 7 से 8 टके तक मिल जाते थे। मेवासियों की कीमत भी भिन्न भिन्न थी। दूध देने वाली भैंस 10 से 12 टके तथा दूध देने वाली गाय 3 से 4 टके के बीच मिलती थी। बकरी या भेड़ 10 से 12 टके और 14 जीतल तक मिल जाती थी। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति अपने उद्देश्य में सफल रही। अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना के द्वारा पूरे भारत को जीतना चाहता था। अपने इस उद्देश्य में वह सफल रहा। उसके समय में ना तो वस्तुओं के दाम बढ़े और ना ही घटे। वर्नी ने इसे मध्य युग का चमकदार कहा है। इब्न बतूता 1333 में जब दिल्ली आए तो उसे अलाउद्दीन द्वारा रखा हुआ चावल खाने को मिला, परंतु यदि अग्रस रूप में देखा जाए तो
यह व्यवस्था असफल रही। अलाउद्दीन के बाद किसी अन्य सुल्तान ने इस व्यवस्था को चालू नहीं रखा। गायसुद्दीन तुगलक ने गद्दी पर बैठते ही इस व्यवस्था को पलटकर पुरानी गला बख्शी व्यवस्था को पुनः लागू किया। वस्तु उनकी बाजार व्यवस्था आर्थिक सिद्धांतों के प्रतिकूल थी। डॉक्टर ताराचंद्र ने लिखा है कि अलाउद्दीन ने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही मार डाला। मंगोलों के बराबर आक्रमण से सुरक्षा हेतु तथा एक विशाल साम्राज्य के निर्माण हेतु सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अधीन एक बड़ी सेना की स्थापना की। इन सैनिकों को कम कीमत पर आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त कराने के लिए इस प्रणाली को अपनाया गया। यह प्रणाली संपूर्ण साम्राज्य में लागू न होकर दिल्ली व उसके आसपास की सैनिक छावनियों में थी। यह प्रणाली मुख्य सैनिकों व अमीरों के लिए थी, हालांकि आम जनता को भी सीमित रूप से इसका लाभ प्राप्त हुआ। दीवाने रियासत विभाग। अलाउद्दीन ने संपूर्ण बाजार नियंत्रण प्रणाली की निगरानी के लिए दीवाने रियासत विभाग स्थापित किया तथा बाजार की गतिविधियों के देखरेख के लिए राजकीय कर्मचारी, सेना परवन्ना गद्दी, राजकीय गुप्तचर, बारिद तथा व्यक्तिगत गुप्तचर मुनिहान को नियुक्त किया। वर्णी के अनुसार अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली काफ़ी हद तक सफल रही तथा उसके जीवन काल में 2 जीतल का भी अंतर नहीं आया। सीमित प्रणाली। अलाउद्दीन की यह प्रणाली अलाउद्दीन के काल तक ही बनी रही। इस प्रणाली में राज्य के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया गया तथा उत्पादकों के लाभ को सीमित किया गया था अथा उत्पादकों में उत्पादन की प्रेरणा कम होती गई। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन के बाद यह प्रणाली समाप्त हो गई। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न अधिकारी नियुक्त किए थे: सेनाए मंडी, दीवाने रियासत, बारिद मंडी, सहराए अदल। सेनाए मंडी। मालिक कबूल को सेनाए मंडी नियुक्त किया गया था। ये अगूक खान का विश्वास पात्र और दशक केवल सेवक था। इसकी सहायता के लिए अलाउद्दीन ने घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी प्रदान की गई और उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सभी व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों को उतार चढ़ाव और बाजार की सामान्य नीति की सूचना सुल्तान को देता था। इसके अतिरिक्त व्यापारियों और कवाओं को गांव से अनाज एकत्रित करने के लिए विवश करता था। सभी व्यापारियों को सेनाए मंडी के दफ्तर में अपने को पंजीकरण कराना पड़ता था। सेनाए मंडी के पास वस्तुओं के दरों की तालिका रहती थी। ये बाजार में बिकने वाली सभी वस्तुओं पर कड़ी नज़र रखता था। हाँ ना कहीं ना जा रहा कौन सो यू कपड़े के व्यापारियों को बाहर से कपड़ा लाने के लिए अगीम धन देने की व्यवस्था थी, लेकिन उन्हें बाजार में एक निश्चित मूल्य में कपड़ा बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। किसी वस्तु की कमी ना हो, इसके लिए सभी व्यापारियों को एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं लाने के लिए बाध्य किया जाता था। सुल्तान की आज्ञा के बिना मूल्यों का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यापारी और किसान किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं कर सकता था। अब के पदाधिकारियों को यह लिख कर देना पड़ता था कि वे किसी भी किसान को अनाज संग्रह नहीं करने देंगे और कृषकों से उनकी उपज का 50 भू राजस्व वसूल करेंगे। इस प्रकार पूरा अनाज बाजार में आता था और इसके भंडार गृह में संग्रहित किया जाता था। अलाउद्दीन ने राशन व्यवस्था भी लागू की थी। ये व्यवस्था केवल अकाल के समय लागू की जाती थी। अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। नगर के संपन्न व्यक्तियों को इन आवश्यकता की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा में अनाज दिया जाता था। सट्टेबाजी और चोर बाजारी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। कानून भंग करने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देने का प्रावधान था। दीवाने रियासत बाजार की देखभाल का कार्य
दीवान रियासत को सौंपा गया। यह विभाग अलाउद्दीन के कृपापात्र याकूब के अधीन था। नजीर याकूब को पहला दीवान रियासत नियुक्त किया गया। दीवान रियासत के अधीन सहना और बाजार का अधीक्षक और बारीद गुप्तचर अधिकारी की नियुक्ति की गई। इनका कार्य बाजार में वस्तुओं के मूल्य को माप तोल की जांच करना था। बारीद मंडी यह गुप्त अधिकारी होते थे। इनका कार्य बाजार में वस्तुओं और उनके मूल्य में हो रही फेर की जांच करना था। मुनियास भी गुप्तचर अधिकारी था। रियाय दल न्याय के लिए सहराय दल नामक बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इन सभी अधिकारियों को दंड देने का विस्तृत अधिकार प्राप्त था। अलाउद्दीन ने दिल्ली में सहराय दल में बुलातियों की नियुक्ति अधिकारियों के रूप में करके नवीन परंपरा स्थापित की। बच्चों ये पर्सन पूरा हुआ। हम नेक्स्ट पर्सन वीडियो चलेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।